मणिपुर मुद्दे पर संसद में आज भी घमासान। मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्षी दलों में से कांग्रेस और वीआरएस की ओर से दिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने किया स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र में किया हवन और पूजन। केंद्र को मूर्त रूप देने वाले श्रमिकों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। कहा, धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों को भी दिया जाएगा मुआवजा। और देश आज मना रहा है कारगिल विजय दिवस। कृतज्ञ राष्ट्र अपने वीर शहीदों को कर रहा है नमन। देश भर में हुए कार्यक्रमों में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ये प्रस्ताव कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा सदन में लाया गया। ओम बिरला ने प्रस्ताव को अनुमति देते हुए कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा का दिन सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करके ही तय किया जाएगा। सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे सांसदों की नारेबाजी के बीच राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति ने कहा कि नियम 176 के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए रूलिंग दी जा चुकी है, इसलिए नियम 276 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस खारिज किए जाते हैं। उधर लोकसभा की कार्यवाही को भी विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले विपक्ष से आग्रह किया कि वो प्रश्नकाल को चलने दे। वो हर मुद्दे पर नियम के मुताबिक चर्चा करवाने को तैयार हैं। लोकसभा में आज अहम विधायी कार्यों के तहत 6 विधेयक पेश किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने इसके उद्घाटन से पहले आज सुबह विधिवत पूजा पाठ किया। वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवन किया और देश के लिए मंगल कामना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र को मूर्त रूप देने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत भी की। अपने श्रम से अद्भुत परिसर को तैयार करने वाले श्रमिक पीएम से मुलाकात के बाद काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परिसर देश में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तर बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस परिसर में कुल 7 प्रदर्शनी हॉल हैं और ये छोटे और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला के गांव भिवानी खेड़ा में जल्द ही VLD कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल भिवानी खेड़ा में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के उपरांत सेक्टर 7 कृषि विभाग के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि बाढ़ के पानी से 12 जिले प्रभावित हुए हैं। अभी भी बरसात की संभावना है, लेकिन इसका कम प्रभाव रहने का अनुमान जताया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त जिलों में सरकार और प्रशासन ने लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने का काम किया है। इसमें समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं ने भी काफी सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह खराब हो चुकी फसल का पंजीकरण करवाया जा रहा है और पूरी तरह फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा भी दिया जाएगा। जिन किसानों के खेतों से पानी उतर चुका है, उनके नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोबारा फसल की रोपाई करने वाले किसान भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके बाद फसलों के नुकसान का पूरा डाटा सामने आएगा।
क्योंकि दोबारा रोपाई करने पर बीज, खाद और रोपाई पर खर्चा लगता है। इसलिए इन किसानों को भी कुछ मुआवजा जरूर दिया जाएगा। देखिए, अभी असेसमेंट हम कर रहे हैं कि कितनी धान दोबारा लग पाएगी, कितनी नहीं लग पाएगी, क्योंकि अभी धान जो है बासमती की धान ही लग रही है और उसकी प्योद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जिलों में से उनको प्योद मिल रही है। अब ज़्यादा लोग लगाएं, हमारा तो ये कहना है। फिर भी उनके खर्चे के हिसाब से उसका एक असेसमेंट करेंगे कि कितना उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई है, जिनके खेत खराब हो गए हैं, उनको 15,000 रुपये मिलेगा। 15,000 एकड़ ये खराब हुआ है। उस 15,000 एकड़ में दोबारा से कितना और जीरी लगाई जा सकेगी, ये अभी असेसमेंट आनी शेष है। उसका जैसे लोग लगा लेंगे और 31 जुलाई के आसपास हम उसका वेरिफिकेशन कराएंगे और उस वेरिफिकेशन के बाद ही ये पता लगेगा कितनी फसल पूरी खराब हो गई और कितने में दोबारा से रोपाई हुई है। उन लोगों को निर्देश दिए हैं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है। अभी तक तो उसमें फसल के नुकसान की ही एंट्री होती है। अब हम एक आध दिन में उसमें कर देंगे कि जो बाकी लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एसेट्स, वो भी सारे उसमें भराए जा सकें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम ट्रस्ट में आयोजित संपूर्ण गीता प्रवचन अमृत वर्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेवा कार्यों के लिए अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यों से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों में अच्छे विचार पैदा होंगे। इतना ही नहीं, सदगुरु महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी महाराज के प्रयासों से देश विदेशों में भी पवित्र ग्रंथ गीता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आमजन मानस तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर शाश्वतानंद जी महाराज का जो लक्ष्य है वो गीता, श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार और उस हमारे जीवन के अंदर उस प्रकार के मूल्य ये आए, हम एक सदाचारी जीवन जी सके। तो इस प्रकार का निरंतर जो आप प्रयास करते रहे हैं, न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि देश दुनिया में, उसको और गति मिलेगी ऐसा मानता हूँ। ना इस आश्रम के साथ जुड़े हुए जितने सेवा कार्य हैं, उन सेवा कार्यों के लिए योगदान के लिए मेरे मन में जरूर एक विचार आ रहा है। हालांकि मुझे स्वामी जी ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं अपना जो रजिस्ट्रेशन कोटा है उसमें 11 लाख रुपए की एक जरूर इस सेवा कार्यों के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को उस श्रीमद् भगवद गीता से परिचित कराएं, ताकि लोग गीता के अनुसार अपने जीवन को स्वयं को समझ सकें और अपने जीवन को परिपूर्ण रूप से सिद्ध और सफल कर सकें। इसके लिए हमने अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवाश्रम में संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ की योजना की है। संपूर्ण गीता यानी गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों की श्लोक सह व्याख्या, ये एक परिपूर्ण अनुष्ठान होगा और जो इसको पूरी तरह से अटेंड कर लेगा उसकी जीवन दृष्टि बहुत स्पष्ट हो जाएगी। देश आज 24वें कारगिल विजय दिवस पर वीर सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युद्ध में सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर विजय हासिल की थी। इस युद्ध में मातृभूमि की रक्षा के लिए देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 24वें कारगिल विजय दिवस पर द्रास में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्यों ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के जरिए हमने पाकिस्तान के साथ दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर राष्ट्र के हित की बात हो तो देश कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने हट ऑफ रिमेम्बरेंस संग्रहालय का भी दौरा किया। पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सामने चाहे कोई भी हो। साथियों, जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए
कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान का विजय का मार्ग प्रशस्त करने वाले सेनानियों को एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं श्रद्धांजलि देती हूं। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर अपने संदेश में कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो कि देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे पावड़ा गांव के सैनिक नायक दीपचंद को आज हिसार की जाट धर्मशाला में सम्मानित किया गया। मिसाइल रेजिमेंट का हिस्सा रहे दीपचंद ने बताया कि 60 दिनों तक भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़े थे। दीपचंद ने खुफिया विभाग में काम करते हुए कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन की थी। उन्होंने करीब 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया था। ऑपरेशन कारगिल में तोलोलिंग हिल के ऊपर सबसे पहला गोला दीपचंद की तोप से ही हिट हुआ था। दीपचंद ने ही तोलोलिंग पर कहा था कि हमें राशन नहीं, ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद चाहिए। कारगिल लड़ाई में नायक दीपचंद की यूनिट ने 8 गन पोजीशन को चेंज किया और लगभग 10,000 गोले दुश्मन पर दागे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी की बदौलत उनकी यूनिट को 12 गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक बम धमाके में उनका हाथ उड़ गया। बाद में उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को दोनों टांगें भी काटनी पड़ी। नायक दीपचंद 1989 में सेना में भर्ती हुए थे। वे ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय, कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम जैसे कई ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं। हमने दुश्मन के ऊपर दागे थे और मेरी यूनिट 1889 उस टाइम लाइट रेजिमेंट थी, उसको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले और काफ़ी यूनिटें थी, मगर हर यूनिट को ये मौका नहीं मिला। आज मेरी बटालियन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उस बटालियन का हिस्सा था। ऑपरेशन पराक्रम जो हुआ पार्लियामेंट अटैक होने के बाद में, रियर लोकेशन हम लोग जब राजस्थान में चले गए, बॉर्डर पर 1 साल तक रहे, युद्ध नहीं हुआ। रियर लोकेशन सिकंदराबाद में आने के बाद अनलोडिंग में मेरे बम ब्लास्ट हुआ, जिससे कि हाथ उड़ गया। डॉक्टरों को जान बचाने के लिए मेरे टांगे काटनी पड़ी, पूरा पेट फट चुका था, आंतड़ियाँ वगैरह बाहर थी, 5% जीने के चांसेस थे, मगर आज आपके सामने हूँ मैं। पूरी रात ऑपरेशन चलने के बाद 17 बॉटल मुझे खून का चढ़ा था और जो भी है, जिस भी कंडीशन में है, हमने एक्सेप्टिंग किया कि हमारा जन्म, ये जो वर्दी मिली है, इस राष्ट्र के लिए मिली है। कंडीशन चाहे कैसी भी हो आपकी, मगर जीना है तो हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए था। यही सोच करके आज हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। कारगिल शहीदों में पृथरा के गांव सोता के लांस नायक शहीद जाकिर हुसैन का नाम भी गर्व के साथ लिया जाता है। बचपन से ही फौज में जाने की इच्छा रखने वाले जाकिर 1988 में सेना में भर्ती हुए। 3 जुलाई 1999 को शाम के समय उन्हें कारगिल युद्ध में जाने का ऑर्डर मिला तो 22 सैनिकों के ग्रुप के साथ वे निकल पड़े। उनका ग्रुप पहाड़ी पर जब दुश्मन से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो फायरिंग शुरू हो गई। जाकिर हुसैन ने सटीक निशाना लगाते हुए एक पाकिस्तानी सिपाही की एक आंख में गोली मार दी। इसके बाद जैसे ही वे चट्टान की ओट से निकले, दुश्मन की एक गोली सीधे उनके माथे पे लगी और जाकिर वीर गति को प्राप्त हो गए। जाकिर हुसैन के सम्मान के लिए गांव के मिडिल स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। साथ ही स्कूल में ही उनकी कब्रगाह भी बनाई हुई है। नहीं कोई लेटर है उस टाइम पे, फोन तो है ही ना। हाँ, उस टाइम पे लेटर भी नहीं आया, 2 महीने बाद में लेटर आया था। हाँ, लेटर जब आए हैं, जब उसका मतलब वो उसका गोली लग गई ही, उसके बाद में आया लेटर भी। मतलब पहले लिखी ही, लेकिन आई ही बाद में जो लेटर। जी उनके साथ के एक सूबेदार थे यूपी के, वो आए दिल्ली, तो वहाँ हमारे यहाँ के गाँव के आसपास में के कोई मतलब वहाँ बंदा मिला, उसने उनसे बोला था। हाँ जी, कैसे मतलब उस गांव का शहीद जाकिर हुसैन है जो उसके गोली लग गई पैर में। मतलब हम हमसे ये नहीं बोला कि खत्म हो गए। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, बड़ा जो लड़का था वो मतलब 10 साल का था। परिवार बढ़िया चल रहा है इस टाइम, बढ़िया सस्ता हो गई थी उस टाइम। बच्चे क्या करते हैं अब? बच्चे भी कुछ नहीं कर रहे, अभी फिलहाल बेरोजगार हैं। हमारे फादर 1999 में कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे, 3 तारीख 7वें महीना में 1999 में। तो मैं सबसे बड़ा था उस टाइम। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उस टाइम उम्र थी 10 साल। के पीछे से ये जो ऑर्डर आए थे
आई थी कॉलिंग, तो तुरंत के तुरंत ही बुला लिए थे वहाँ पे। ये इतने भी नहीं बताया गया था। तो मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, जैसे घर परिवार वालों को तो कुछ नहीं बताया गया था जी। उसने सीधा गर्व होता है शहादत पर, आज हम देश के लिए गर्व है जी। बिल्कुल, फादर हमारे शहीद हुए हैं। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रभाकर कुमार वर्मा ने बताया कि कुल 19,484 तालाबों में से 11,830 प्रदूषित तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अमृत मिशन योजना के तहत 6,727 का एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसमें से 1,650 अमृत सरोवर को 30 जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने तय समय में कुल 1,715 अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण कर लिया है। तालाबों के चारों तरफ घूमने के लिए फुटपाथ, बफर एरिया, इकोसिस्टम के लिए पौधारोपण, अशुद्ध जल का ट्रीटमेंट, मवेशियों के प्रवेश के लिए अलग स्थान, जहां मंदिर है वहां स्टेप गार्ड बनाने, बैठने के लिए बेंच और सोलर लाइट्स का प्रबंध किया जाएगा, ताकि ग्रामीण उन स्थानों को बैठने और घूमने के लिए प्रयोग कर सकें। इन 7 कंपोनेंट्स को 15 अगस्त तक प्रदेश में पूरा किया जाना है। इसको 1650 के लक्ष्य के अंतर्गत हमने 1715 तालाब 103.95% हमने लक्ष्य को पूरा किया है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनूठी योजना का नाम दिया है कि इन सभी अमृत सरोवर जो हमें आज के दिन में पूर्ण हो गए हैं, इसको अमृत नाम दिया जाएगा, जिसमें हमने 4 जो हमने कंपोनेंट्स इसमें हमने कंप्लीट किए हैं: डी वाटरिंग, डीसिल्टिंग, एक्सकेवेशन और एम्बैंकमेंट। बाकी जो ये सभी भारत के सभी प्रदेशों ने ये काम किए हैं। लेकिन अगला जो चरण है, जो अमृत प्लस का, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अनूठी योजना है। इन पर हम बाकी जो 7 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि तालाब के चारों तरफ घूमने के लिए फुटपाथ, बफर एरिया के लिए पक्षियों के लिए, इकोसिस्टम के लिए नेटिव ट्रीज का प्लांटेशन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।